Hello students, hello parents, good morning to all of you. Here आज हम जो नीट या जेई उसका जो प्रिपरेशन है, उस एग्जाम्स की तरफ जो अप्रोच है वो किस तरह से होना चाहिए या उसके बारे में आपको जो भी शंका है, डाउट्स है ना, तो इस जो हमारा संवाद है उसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके पेरेंट्स, देखो माई सेल्फ आई एम प्रोफेसर दिलीप शिंदे, फिजिक्स फैकल्टी. From 2001 to 2020, I had near about 20 years of experience in teaching the subject physics. Means I had taught physics board, HSC as well as CBSC as well as ICSC, as well as I had conducted the lectures of NEET, JEE and obviously CET in well-branded coaching classes. कि नासिक में आपको पता है सिन्हा कोचिंग क्लास, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ. देन स्पेक्ट्रम को आज कौन नहीं जानता, तो स्पेक्ट्रम में 3 to 4 years I had taught. Then in IIT पेस also मैंने अपना सर्विस दिया है. तो इस तरह से ये जो ब्रांड्स है नासिक के टॉप के ब्रांड्स, उसमें मैंने अपना सर्विस दिया है. ओके, एंड राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद टॉपर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन एंड केडी पाटिल जूनियर कॉलेज नासिक फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स. सो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था. ओके, तो आपको अगर ये जो फिजिक्स को किस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में हमको एक तो होता है बोर्ड का प्रिपरेशन एंड दूसरा होता है नीट, जेई एंड सीईटी का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन. बहुत सारे कोचिंग्स में ये बोला जाता है कि बोर्ड को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है. मींस बोर्ड्स एंड एज वेल एज ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट. ओके, क्योंकि आपको अगर आईआईटी में एडमिशन पाना है तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ दिस जेई स्कोर आपका जो बोर्ड का जो परसेंटेज है वो 75% के अबव होना चाहिए. ओके, ये उनका एलिजिबिलिटी का फर्स्ट क्राइटेरिया है. तो ये देखा गया है ज्यादातर कि आपने कॉम्पिटिटिव में स्कोर किया, लेकिन ये जो बोर्ड में है आपका स्कोर 60% आ गया, 65% आ गया, तो उस वक्त आप क्वालिफाई नहीं हुए. मेन रीजन क्या था, जो आपका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स द बोर्ड वो अलग था. ओके, तो यहाँ पे ही आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोर्ड को
एंड दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंट देना चाहिए। ओके अब जैसे कि बोर्ड के और भी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के अलावा, जैसे कि इंग्लिश हो गया, किसी का हिंदी होता है, मराठी होता है, या कोई अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, तो उनको आपको रेगुलरली देखना चाहिए। ओके अगर आप उनको रेगुलरली उन सब्जेक्ट्स को अगर कुछ हर रोज 1-1.5 घंटा निकाल के ये जो सब्जेक्ट्स है अदर देन पीसीएमबी वो हर रोज देखने चाहिए। ओके तो जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हो एंड देन यू विल गेट द गुड स्कोर। ओके ऐसा नहीं है कि पीसीएमबी में ही 75% चाहिए, ऐसा नहीं है। एग्रीगेट जो है आपको 75% के अबव चाहिए। देयर पर आपको बोर्ड का भी इक्वली प्रिपरेशन करना ही चाहिए। ओके रेगुलरली उसका स्टडी करना चाहिए। ओके तो ये कैसे करें? रेगुलर स्टडी है मीन्स आपको ये करना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अगर आप दिन में उन सब्जेक्ट्स का स्टडी करते हो तो एट द नाइट आप 1-1.5 या 2 घंटा निकाल के ये जो अदर देन पीसीएमबी है उनका आप रेगुलरली देख सकते हो। ओके तो ये मैंने थोड़ा रेगुलर सब्जेक्ट्स के जो बोर्ड के सब्जेक्ट उनके बारे में बताया। ओके अब जिनको खाली बोर्ड का करना है मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मेडिकल और इंजीनियरिंग, ओके आईआईटीज इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो बोर्ड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड वो बोर्ड पे ही कंसंट्रेट करें। ओके क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किया तो करियर अच्छा नहीं है। आप बोर्ड पे कंसंट्रेट करके यू कैन मींस व्हाट वी कैन शेप योर करियर टू द एक्सीलेंट मार्क। ओके जिनका मींस ड्रीम है कि मेरे को मेडिकल को जाना है या इंजीनियरिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ आइदर जेई और सीईटी तो उनके लिए नीट हो या जेई हो फिजिक्स ये एक कॉमन सब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स तो फिजिक्स अगर कॉमन सब्जेक्ट है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स के जो मेन टूल्स है कौन कौन से, विच आर द मेन टूल्स ऑफ फिजिक्स। आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स समझना है तो आपके पास ये बेसिक टूल्स होने ही चाहिए। कौन कौन से टूल्स हैं? देखो फर्स्ट आपका बेसिक कैलकुलेशन पक्का होना चाहिए। ओके बेसिक कैलकुलेशन जो आप 7 स्टैंडर्ड 8 से 9 से जो कैलकुलेशन करते आ रहे हो वो बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड जो मैथमेटिक्स का 11th एंड 12th में एक बेसिक चैप्टर है इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव तो ये बेसिक जो है मैथमेटिक्स के ये चैप्टर्स का आपको आना चाहिए। कौन सा? इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स। ओके देन थर्ड आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ओके you should know the units and measurements of all physical quantity.
ओके, आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स सब फिजिकल क्वांटिटी के अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। एंड फिफ्थ जो टूल है दैट इज वेक्टर्स, जो आपको 11th स्टैंडर्ड में रहेगा, वेक्टर्स। तो ये 5 टूल्स पे जिनका स्ट्रांगली कमांड है वो फिजिक्स को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से मैंने 5 टूल्स बताए हैं? बेसिक कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री मींस साइन कॉस टैन ये वाले, देन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड वेक्टर्स। अगर आपके 5 टूल्स परफेक्ट है then you can judge the physics easily. Okay students, ये आया समझ में? तो इस पे आप from start इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे मैं 5 टूल्स को धार लगाऊं। ओके, इनको धार लगाना ये आपका काम है। अगर ये 5 टूल्स आपके बहुत स्ट्रांग है तो आप फिजिक्स को आसान बनाते हैं। These are the 5 tools which makes the physics easy. Okay student, तो ये था ये टूल्स ऑफ फिजिक्स। अब हम चलते हैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो नीट है NEET। आप अगर उसमें देखें किस तरह से कौन कौन से चैप्टर्स पे कितना परसेंटेज होता है, क्या होता है, थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। अगर आप देखें मैकेनिक्स पे जो क्वेश्चन आते हैं नीट में उनका लेवल इजी होता है, याद रखना। एंड मैकेनिक्स के देयर आर नियर अबाउट 37% MCQs पूछे जाते हैं। 37% मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स में क्या क्या है, जैसे कि मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, देन ये रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। ओके, मींस दिस आर दी चैप्टर्स, यानी जैसे कि वर्क, पावर, एनर्जी, इंपल्स, टॉर्क, ओके, देन फ्लूइड्स, ये सब मैकेनिक्स का पार्ट है। मींस वैसे मैकेनिक्स में देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स। ओके, मैकेनिक्स में देयर आर नंबर ऑफ चैप्टर्स। ओके, लेकिन मैकेनिक्स के एमसीक्यूज जो नीट के लिए पूछे जाते हैं दैट आर इजी। 37% इसका एक पार्ट है। ओके, देन जो नेक्स्ट जो है बहुत इजी चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स नियर अबाउट 13% एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड बहुत इजी चैप्टर है ये। ओके, मींस आप अगर ये थर्मोडायनामिक्स अगर कर लेते हैं तो आपको वो डायरेक्टली आपको केमिस्ट्री में आपको इसका यूज होने वाला है। ओके, देखो ये थर्मोडायनामिक्स ऐसा चैप्टर है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स आपको फिजिक्स में भी लगेगा और केमिस्ट्री में भी लगेगा, लेकिन थर्मोडायनामिक्स ये बहुत इजी चैप्टर है। उसमें जो एमसीक्यूज है अगर 13% एमसीक्यूज आ जाते तो अच्छा स्कोर हो जाता है आपको। ओके, ये हुआ आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स में 2 चैप्टर है, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड दूसरा है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म ये नियर अबाउट इसका 13% का वेटेज है, 13।
ओके, मीन्स हमने पहला मैकेनिक्स लिया 37% है, देन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स 18% है, 18% है, वो थोड़ा सा क्लियर कर लो, 13 बोला गया था, वो इट इज 18%, 18% का उसका शेयर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, वो मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस का स्टडी, स्टेशनरी चार्जेस का स्टडी एट रेस्ट, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड उसके साथ साथ मैग्नेटिज्म, ओके, ये दो चैप्टर का वेटेज 13% है। मैग्नेटिज्म यानी वो जो क्या है मैग्नेट, देन मैग्नेट रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं, तो फॉर्मूला बेस्ड, अगर आप इसके फॉर्मूलाज पक्के कर लेते हो तो ये जो आपका 13% एमसीक्यूज है उसमें तो आप मैक्सिमम कर सकते हो। देन और एक इजी टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये भी देखो, हम इजी तो है लेकिन इतना भी इजी है नहीं, उसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा अच्छी तरह से, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप कर लोगे, यकीन मानिए बहुत मार्क्स दे देगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन उसके साथ साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये एक चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी दोनों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का एक कॉम्बिनेशन इसमें आ गया है, ओके। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, थोड़ा मींस ये वास्ट है, ओके, लेकिन ये भी नियर अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 17% के लिए पूछा जाता है, ओके। देन मॉडर्न फिजिक्स, देखो मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, फोटॉन है, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लिया है, काइनेटिक थ्योरी है, ओके। तो ये जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स यानी सेमीकंडक्टर है, मींस अगर आप कर लोगे उसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा है, ओके, नो डाउट इसमें कुछ फॉर्मूलाज है लेकिन थ्योरी पार्ट भी है। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स करते हो, देखो मैकेनिक्स के कंपेयर में मॉडर्न फिजिक्स बहुत आसान है, ओके, ये भी नियर अबाउट 10 to 12% उसका वेटेज है। एंड देन ऑप्टिक्स, देखो ये ऑप्टिक्स अकेला चैप्टर है, मींस अकेला मींस ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स, जैसे मैंने अलग अलग जो सेक्शंस बताए उसमें 2-2, 3-3 चैप्टर्स, मैकेनिक्स में कितने चैप्टर्स है कि नहीं, लेकिन ये ऑप्टिक्स में बस ऑप्टिक्स ही है। तो अगर आप कर लेते हो ये भी तो 10% का वेटेज है। तो इस तरह से आपको फिर से देखो, मैकेनिक्स 37% वेटेज है, हीट एंड थर्मोडायनामिक 18% है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म 13%, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 17%, मॉडर्न फिजिक्स 9 to 12% एंड ऑप्टिक्स 10%। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादातर ध्यान देना है, रोटेशनल मोशन हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रोटेशनल मोशन, देन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद आप एसएचएम एंड वेव्स ले सकते हैं, देन मॉडर्न फिजिक्स, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड देन रे ऑप्टिक्स। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ओके। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से गिनाता हूं, रोटेशनल डायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, ओके। अब ये तो मैंने चैप्टर्स का जो वेटेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से है ये बता दिया। अब कौन कौन से बुक्स आप रेफर करोगे, तो फर्स्ट एनसीईआरटी, ये मेन टेक्स्ट बुक है। अब देखो, अब जो इस साल का जो सिलेबस है, इट इज इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी सिलेबस, मींस अब बोर्ड का जो अपना सिलेबस है ना, वो टेक्स्ट बुक अब मेन आपका टूल हो गया। आप एनसीईआरटी के बुक्स एज अ टूल यूज कर सकते हैं, या अपने जो बोर्ड के टेक्स्ट बुक है वो इक्विवेलेंट करा दी गए है तो वो भी आप यूज कर सकते हो, ओके। एंड एनसीईआरटी बुक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो
उसके अगर आपको कंसेप्ट समझने हैं, उस टेक्स्ट बुक्स में आपको अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आते तो मैं आपको कुछ रेफरेंस बुक्स के नाम्स बताऊंगा, वो आप करेंगे। तो उसमें पहला है H.C. वर्मा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। देखो H.C. वर्मा में कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में आप खाली कंसेप्ट जो है ठीक है वो समझने की कोशिश करो, उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने की कोशिश मत करो, ओके, क्योंकि वो फिर जेई पे चले जाएंगे आप, है कि नहीं। लेकिन हमको नीट के लिए कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम, तो उसका जो न्यूमेरिकल्स है H.C. वर्मा का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट, ओके। तो आप H.C. वर्मा फॉलो कर सकते हैं। एंड आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एनसीईआरटी के जो अनसॉल्व्ड है वो भी कुछ मींस इजी नहीं है, अच्छे वाले सम है, अगर वो भी कर लोगे आपका तो नेट का प्रिपरेशन के लिए आपका हेल्प मिल जाएगा। देन और दूसरे बुक्स अगर मैं बोलूं तो एबीसी पब्लिकेशन बहुत मस्त बुक है, एबीसी पब्लिकेशन, ओके। एंड अगर आपको ऑब्जेक्टिव के लिए चाहिए तो नीट सीरीज के लिए एक बुक आता है डीसी पांडे, ओके, डीसी पांडे का आता है, या एमटीजी आप ले सकते हो, एमटीजी का सीरीज है वो सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ओके। एंड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है एमसीक्यूज के वो अगर आपको सॉल्व करने हैं तो दिशा पब्लिकेशन है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये नीट के प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बुक्स बता दिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो बता दिए, कौन कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है वो बता दिया, ओके। तो अगर आप इस तरह से अगर करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है इन फिजिक्स 175 अब हो जा सकता है। एंड इफ एनीबॉडी गेट द स्कोर इन फिजिक्स 175 अबव तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है मेडिकल के लिए, ओके स्टूडेंट। लेकिन इसके लिए सबसे क्या चाहिए, मोटिवेशन, है कि नहीं। अब तो मैं एक 5-10 मिनट में आपको मोटिवेशन दे दूंगा, है कि नहीं, मैं मोटिवेशन के लिए कुछ स्पीच भी दे दूंगा, लेकिन दैट विल बी टेम्पररी, वो टेम्पररी हो जाएगा, ओके। पहले तो आपको ठान लेना है कि नहीं, कि मेरा सपना ये है, मेरा ड्रीम ये है, ये आपका संकल्प होना चाहिए। ऐसा अगर होगा, है कि नहीं, मीन्स संकल्प का मतलब क्या है, अंदर से एक जुनून होना चाहिए कि नहीं मेरे को ये करना है, मेरे को मेरा ये टारगेट है मेडिकल कॉलेज के लिए, मेरे को यहाँ पे दाखिला मेरे को मीन्स इस कॉलेज में मेरा तो एडमिशन होना ही होना है, ये आपका एक टारगेट होना चाहिए। एंड उसके लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, बोलते हैं कि नहीं, एक आग होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन हुआ, अरे हाँ यार 2-4 दिन के लिए वो जो है मोटिवेशन है, उसके बाद 10-15 दिन ढीले पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ओके। तो ये पूरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आपको ये टारगेट्स अचीव करने हैं, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करके अगर आपको टारगेट अचीव करनी है तो आपका जो जुनून है वो बहुत पिक लेवल पे चाहिए। अरे बेटे उसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई भी अगर टॉपिक आप अगर कल के लिए छोड़ रहे हैं, मीन्स आप अगर सोचते हैं कि मैं कल करूंगा, तो भाई आज तक किसी का कल नहीं आया, ओके, तो आपका भी कल नहीं आएगा। जो आज करेगा बस उसका ही होने वाला है, ये बात ध्यान रखो। चाहे तो लिख के भी रखो, आज करेंगे तो ही होने वाला है, कल पे अगर आप ढकेलेंगे, किसी का कल नहीं आया तो आपका भी नहीं आएगा, ओके। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इस तरह से मैंने ये आपको नीट का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए उसका मैंने नॉलेज दिया, ओके। एक आपके साथ मैंने आपका जो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, ओके। अब जो नीट के लिए जाना चाहते हैं, सॉरी नीट के लिए नहीं, जेई के लिए, आईआईटी का आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आईआईटी के प्रिपरेशन के लिए, जेई के प्रिपरेशन के लिए देखो जैसे मैकेनिक्स में इजी क्वेश्चन आते हैं नीट के लिए, वैसे
जेई के लिए आते नहीं है, उधर जो है जो डेप्थ लेवल है वो बहुत डीप होता है, याद रखना। ओके, तो अगर आप जेई के लिए जाना चाहते हो तो मैं आपको एक सीक्वेंस दूंगा, उस सीक्वेंस से अगर आप प्रिपेयर करते हो, ओके, इफ यू कैन प्रिपेयर द सीक्वेंस दैट गिवन बाय मी, उस तरह से करते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। देखो, फर्स्ट तो मॉडर्न फिजिक्स सबसे इजी टॉपिक है जेई के लिए। ओके, उसके बाद ऑप्टिक्स, देखो रैंक लिख लेना, पहला मैंने क्या बताया, मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद ऑप्टिक्स के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक, लिख लो, मोस्ट इजी टॉपिक है ये, हीट एंड थर्मोडायनामिक। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, इतना इजी नहीं है, लेकिन अगर जिसने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर दिया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके लिए ग्रेविटेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको आ गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आ गया। इस तरह से एनालॉजी है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और ग्रेविटेशन में और मैग्नेटिज्म में एनालॉजी है, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग, वो तीनों आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है कि नहीं? ओके, उसके बाद आप लेंगे वर्क पावर एनर्जी। देखो वर्क पावर एनर्जी, इसके भी इस टॉपिक के डायरेक्टली सम नहीं आते, जंबो सम आते हैं। जंबो सम यानी कॉम्बिनेशन वाले। ये वर्क पावर एनर्जी मींस अलग अलग जो सर्कुलर मोशन से, रोटेशनल मोशन से, ऐसे कंबाइन करके सम आने वाले हैं यार इसमें। ओके, देन उसके बाद आप कर सकते हो सेंटर ऑफ मास, देन इंपल्स, है कि नहीं, देन मैग्नेटिज्म। ओके, उसके बाद आप कर सकते हो रोटेशनल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स। देखो फिर से मैं सीक्वेंस बताता हूं जेई के लिए कैसे करना है। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनामिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्क पावर एंड एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड इंपल्स, मैग्नेटिज्म, रोटेशनल, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स। एंड देन आप जो बचते हैं मैकेनिक्स के चैप्टर वो लास्ट में कर सकते हैं। ओके, लेकिन जेई जिनको करना है आपको कुछ 3-4 मंथ्स मैकेनिक्स को झेलना होगा। ओके, क्योंकि इनिशियली तो ये टॉपिक्स चलेंगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, याद रखना ये, अब जब ये मैकेनिक्स के टॉपिक्स चलेंगे तो आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। ओके, तो अब अगर मैं ये जेई का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 11 और 12 का थोड़ा सा आपको परसेंटेज बता दूं तो 11th का नियर अबाउट 46% एमसीक्यूज आते हैं एंड 12th सिलेबस का नियर अबाउट 54% का एमसीक्यूज आता है। ओके, 11 46% एंड 12 54%, ये जेई में होता है। एंड जेई में कितने क्वेश्चंस होते हैं पता है आपको? 30 क्वेश्चंस होते हैं। देखो उसके भी 30 क्वेश्चन में से ध्यान रखना नियर अबाउट 10%, यानी चलो 10 to 12 सम्स बहुत इजी होता है। इजी क्या है, क्या बोल रहा हूँ, इजी। देन उसके बाद 10 to 12 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होते हैं एंड जो 8 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। यानी अगर आप ये इजी लेवल के मान लो कि 12 क्वेश्चन कर लेते हो एंड मीडियम में से मान लो आप 6-7 क्वेश्चन कर लेते हो, ओके, तो 12 + 7 या 8 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो एंड बाकी जो नहीं आ रहे उसको हाथ भी नहीं लगाना। ओके, तो 20 × 4 80 है ना, 20 × 4 80 आपका फिजिक्स में अगर स्कोर हो जाएगा, मानो या ना मानो, और सब्जेक्ट्स में आपका यानी केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, उसमें आपका अच्छे नंबर्स आएंगे। एंड इफ वी गो या आप इस अगर 170 या 180 के अबो चले जाते हो आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 360 मार्क्स, तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिलना पक्का है।
ओके, तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड रेगुलर स्टडी, कंसिस्टेंट स्टडी, ये दूसरी बात। तीसरा मैंने जो 5 टूल्स बताए वो, तो इस तरह से अगर आप ये फिजिक्स को इस तरह से आप दिमाग में पूरे जो बातें हैं वो रखते हुए इन सीक्वेंस करते जाएंगे तो आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये सेशन में मैंने फिजिक्स को किस तरह से हैंडल करना चाहिए ये बता दिया। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो पर्सनली यू कैन कॉल ऑन माय मोबाइल। ओके स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, थैंक यू।